हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में आज डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन इन शॉर्ट अबाउट द वीक न्यूक्लियर फोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, आज देखना है फंडामेंटल और एक फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो पहले तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस, अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस, certain nuclear processes such as बीटा डीके प्रोसेस। ठीक है, न्यूक्लियस में एक बीटा डीके प्रोसेस होती है जिसमें से कौन कौन से पार्टिकल इमिट होते हैं वो यहाँ पे लिखा है। देखो, इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। तो एमसीक्यू बन गया, बीटा डीके प्रोसेस में कौन कौन से पार्टिकल एमिट होते हैं? तो एक एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज, मतलब चार्जलेस भी बोल सकते हो आप। चार्जलेस एक पार्टिकल है न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन नहीं, क्या है? न्यूट्रिनो। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ चार्जलेस पार्टिकल न्यूट्रिनो कौन सी प्रोसेस में? बीटा डीके प्रोसेस में एमिट होता है। ठीक है, The weak nuclear force is not as weak as gravitational force। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ये वीक नहीं है। ठीक है, The weak nuclear force is not as weak as gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स जितना वीक नहीं है, बट मच वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तो क्या है? वीक ही है। एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तो वीक है। दैट मीन्स सबसे पहले जो आएगा वो कौन सा आएगा? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो क्या आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसके बाद कौन सा आएगा? वीक न्यूक्लियर फोर्स आएगा, और सबसे लास्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। आया समझ में? ये पूरी रेंज है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हुआ फंडामेंटल फोर्स में? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट में सबसे लास्ट में आया अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। आया समझ में? द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सीडेंटली, ठीक है, स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻16 मीटर। ठीक है, कितनी है उसकी रेंज? जो है वो 10⁻⁻16 मीटर तक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसकी जो रेंज है वो 10⁻16 मीटर तक उसकी जो रेंज है वो इसमें आप मेजर कर सकते हो। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। यूनिफिकेशन क्या होता है फोर्सेस का? The physicists are thinking from the year that aren't these forces, मतलब ये सारे फोर्स, aren't these forces different forms of any one force, different forms of any one force, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स है उसका एक फोर्स नहीं बन सकता है। ठीक है, ऐसा सब सोच रहे थे फिजिसिस्ट सारे। एंड दिस थॉट्स टू यूनिफाई, ये जो थॉट्स है टू यूनिफाई फंडामेंटल फोर्सेस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। उसको ही क्या बोलते हैं? इस थॉट को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन बोलते हैं। आया समझ में? अभी देखो कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसमें ट्राई किया है। तो न्यूटन्स यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल डोमेन्स। न्यूटन ने टेरेस्ट्रियल एज वेल सेलेस्टियल डोमेन्स के बारे में उसने रिसर्च किया है। उसने उस फोर्स को क्या किया है? यूनिफाइड करने की वो ट्राई की है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट है बेटा कौन सा? कि ऑर्स्टेड एंड फेराडे, दो और साइंटिस्ट, यहाँ पे न्यूटन्स, यहाँ पे ऑर्स्टेड एंड फेराडे, shows that electric and magnetic phenomena are in general inseparable। उसने रिसर्च किया किसमें? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को दोनों को मर्ज करने के लिए। ठीक है, बहुत ही ट्राई किया ऑर्स्टेड और फेराडे में, और इसमें तो उसको थोड़ी सक्सेस भी मिली है। ठीक है ना? चलो, आइंस्टाइन अटेम्प्टेड टू यूनिफाई ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बट कुड नॉट सक्सीड इन दिस वेंचर। देखो,
प्योर एक याद रखना है, आइंस्टाइन उसने कहाँ पे ट्राई किया, यूनिफाइड कौन कौन से, ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटी दोनों को यूनिफाइड करने की ट्राई की, बट उसमें ये वेंचर में वो सक्सेस हुआ नहीं। तो कौन कौन से साइंटिस्ट याद रखने, न्यूटन्स, टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल, ओर्स्टेड एंड फेराडे, ओर्स्टेड एंड फेराडे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, and the Einstein to unify gravity and electromagnetism. Clear? Write the equation of Einstein relation between mass and energy. ये तो सब आप जानते ही होंगे, आइंस्टाइन का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू मास, ठीक है, जो पार्टिकल, एवरी पार्टिकल का जो मास है, और C क्या है, C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो फिक्स है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है समझ में, क्लियर। तो न्यूक्लियर जो प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर प्रोसेस होती है, उसमें जितने भी मास होते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस में जितने भी कोई पार्टिकल का मास होता है वो इज इक्वल टू उसमें जो एनर्जी कन्वर्ट होती है, क्योंकि हीट एनर्जी में फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हीट एनर्जी में कन्वर्जन होता है, तो उसमें जितना भी आपने न्यूक्लियर प्रोसेस में यूरेनियम ये सब लिया है, उसका जो मास लेते हैं, उसका मास को आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, स्पीड ऑफ लाइट से, उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें जो भी एनर्जी जनरेट होगी वो इससे इक्वल होगी, आया समझ में। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी विच इज जनरेटेड इन न्यूक्लियर प्रोसेस, आया समझ में। तो टोटल यहाँ पे 3 क्वेश्चन आज के हो गए, इसमें आपको बेटा याद रखना है, मोस्टली इसमें एमसीक्यू आता है, बीटा डीके प्रोसेस में क्या क्या कौन कौन से पार्टिकल जनरेट होते हैं, तो एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो, ठीक है, 2 याद रखने इसमें से मोस्टली। दूसरा कौन सा ऑर्डर में होता है, ए फोर्स 10⁻⁻⁶ में, ठीक है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स वो क्या है, तो कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से क्या है, वीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे फर्स्ट होगा, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा, और लास्ट में कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, आया समझ में। यहाँ पे बेटा हम फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंट्रोडक्शन था फिजिक्स का, वो यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके, चलो इंट्रोडक्शन जो पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे बेटा कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चन आपकी नोटबुक में आपको लिखना है और प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूनिट एंड मेजरमेंट। वो फिजिक्स का आप उसको बेस कह सकते हो। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।